जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट मेरे प्यारो। गौरव, हाँ हाँ गौरव मेरे भाई, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त मूल विधि कक्षा में, जहां पर हम विनायक 2.0 बैच के अंतर्गत बस अब मूल विधि को लगभग पूरा ही करने वाले हैं। और इसी सप्ताह में बिना घास काटे सम्यक तरीके से परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी कंटेंट को देते हुए इस बैच को पूरा करेंगे। इसमें आपका भरपूर प्यार रहा और भरपूर समर्थन आपका मिलता रहा। हम लोग BNSS को डिस्कस कर रहे हैं और कल हमने सेक्शन 35 तक समझ लिया था। आज मैं आपको सेक्शन 35 से आगे 100 तक ले चलूंगा, 100 है ना। इसके बीच की जितनी जरूरी धाराएं हैं उनको जितना जितना जरूरी है उस हिसाब से आपको बताने का प्रयास करूंगा। आपको बहुत अच्छा लगेगा जान करके, तमाम चीजों को सुन करके। आपका स्वागत है, आपका वंदन है, आपका अभिनंदन है। लाओ तुम्हारी नजर उतार दूं। हाँ, भेदभाव नहीं 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 भाई, भेदभाव कुछ नहीं है। राम जी का खुला दरबार है, भेदभाव किसी के साथ नहीं है। हाँ हाँ, हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, चिंता मत करो। मुझे पता है आप बहुत ज्यादा उत्कंठित हैं, पर देखो, खत्म करने के चक्कर में ऐसा काम नहीं करना है कि बस घास ही कट जाए। घास नहीं काटना है, क्योंकि हमको परीक्षा में प्रश्नों को लेना है अपने पास, और मैं चीजों को समझाने का प्रयास करता हूँ। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं BNSS। थोड़ा सा जिंदगी को रंगीन बनाते हैं और इसको लिखते हैं भारतीय नागरिक, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इसको हम देख रहे थे, इसको हम समझने का प्रयास कर रहे थे, और आशा कर रहा हूं आपको ना बहुत अच्छे सब चीजें समझ में आ रही होंगी। हम्म। यह क्लास इस हफ्ते मैक्सिमम। सर आज तो आम लग रहे हैं। कोई ततैया बता रहा था भाई, कोई मेरे को भिरड़ बता रहा था। आपको जो कहना है आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपका अपना हूं, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हमने सेक्शन 35 तक जान लिया था। सेक्शन 35 तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। हाँ। हम्म। हम्म। चलिए, बहुत बढ़िया। तो हम लोग चलते हैं आगे, और हम सेक्शन 36 को देखते हैं। सेक्शन, मैं जो जो चीजें आपको बता रहा हूं ना, उन चीजों को आप देखते जाइए। बुक में बहुत सारी, बुक में ना बस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों को दिया गया है, बट मैं उसके बियॉन्ड भी जा करके आपको और भी चीजें बता रहा हूं, जिससे आपको बिल्कुल भी एग्जाम में दिक्कत ना हो। किताब किताब के हिसाब से तैयारी करी जाती है, और क्लास क्लास के हिसाब से पढ़ाई जाती है। तो सेक्शन जो 36 है दोस्त, वो एक्चुअली में क्या है? वो गिरफ्तारी की प्रक्रिया है ना। तो आपसे सीधे पूछेगा गिरफ्तारी की प्रक्रिया कौन से में है, अब बहुत हार्ड पूछेगा तो चीजों को करेगा। गिरफ्तारी की प्रक्रिया यानी कि गिरफ्तारी का क्या प्रोसेस होगा, अरेस्ट करने का जो प्रोसेस है ना, वो क्या होगा। गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तार करने वाले अधिकारी, और गिरफ्तार, बस मेरे साथ आप चलो, आज थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे क्योंकि हमको 100 तक पहुंचना है। और उसके बाद जो ऐसे ऐसे मुख्य मुख्य धाराएं होंगी उनको बता करके हम इसको पूरा करेंगे। और गिरफ्तार करने वाले और गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के कर्तव्य, गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के कर्तव्य कि जो मतलब ऑफिसर गिरफ्तार करेगा, अरेस्ट करेगा, तो उसकी क्या क्या ड्यूटीज होंगी। गिरफ्तारी तो समझते होंगे आप लोग, अरेस्ट करना, अरेस्ट करना तो समझते होंगे। अरेस्ट करना एक कर्तव्य, मतलब आपकी ड्यूटीज, आपकी ड्यूटीज के संदर्भ में यहां पर आपकी बात आ रही है। गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के आपके कर्तव्य हैं। हालांकि अगर आप इसको इतना रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, बट एक इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूं कि इन ड्यूटीज के बारे में। तो पहला पॉइंट इसमें यह है कि गिरफ्तार करने वाला अधिकारी, बस डायरेक्टली लिखते हैं, है ना, वह अधिकारी अपनी स्पष्ट पहचान दर्शाएगा।
ये नहीं कि सिविल ड्रेस में आ जाएगा, नो, उसके प्रॉपर बैजेस होने चाहिए, उसका नाम होना चाहिए, यूपी पुलिस का है, जिस भी पुलिस का है, जो भी वह गिरफ्तार कर रहा है, तो वह पुलिस अधिकारी अपनी प्रॉपर पहचान दिखाएगा, है ना, यानी कि वह अधिकारी नाम, है ना, उसका जो नाम है, साथ में अपनी नाम और स्पष्ट पहचान धारण करेगा, नाम और स्पष्ट पहचान, नाम और स्पष्ट पहचान धारण करेगा, नाम और स्पष्ट पहचान धारण करेगा, नाम और अपनी स्पष्ट पहचान धारण करेगा वह अधिकारी, कि भाई मेरा नाम ये है, मैं इस रैंक पे हूं और ये मेरी वर्दी है, ये काम उसको करना पड़ेगा, डेफिनेटली उसको करना पड़ेगा। सेकेंडली उसको क्या काम करना पड़ेगा कि गिरफ्तारी का ज्ञापन, है ना, मेमोरेंडम, गिरफ्तारी का ज्ञापन, ज्ञापन होता है ना, गिरफ्तारी का ज्ञापन, मेमोरेंडम, मेमोरेंडम, है ना, मेमोरेंडम, गिरफ्तारी का ज्ञापन, मेमोरेंडम, है ना, तैयार करेगा, तैयार करेगा, तैयार करेगा, और एक विटनेस के साइन कराएगा, और एक विटनेस ये साइन कराएगा, ये प्रोसेस है और उसकी ड्यूटी भी है, साइन कराएगा, हस्ताक्षर कराएगा, हस्ताक्षर कराएगा, उसके हस्ताक्षर वह कराएगा, और साथ में गिरफ्तार व्यक्ति के साइन भी लेगा, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति, गिरफ्तार व्यक्ति के भी साइन लेगा, गिरफ्तार व्यक्ति के भी साइन लेगा, गिरफ्तार व्यक्ति के भी साइन लेगा, यानी कि जो अधिकारी गिरफ्तार कर रहा है वो अपना नाम और अपनी स्पष्ट पहचान धारण करेगा, साथ में धारण करने का मतलब है बियर करेगा, रखेगा, प्रॉपर पता लगना चाहिए कि किस रैंक का अधिकारी है, कौन गिरफ्तार कर रहा है, किसने गिरफ्तार किया है, जिससे जब पुलिस जब वह अधिकारी उसको गिरफ्तार करके लेके जाएगा तो आगे की प्रक्रियाएं, थाना इत्यादि सब कुछ सुनिश्चित हो सके। उसके बाद साथ ही साथ में जब गिरफ्तार कर रहा है तो एक गिरफ्तारी का ज्ञापन, मेमोरेंडम तैयार करेगा, उस पे एक विटनेस के, साक्षी के, गवाह के, विटनेस मतलब गवाह, गवाह के, साक्षी कहते हैं उसको, है ना, उसके साइन करवाएगा, और गिरफ्तार व्यक्ति के भी वह व्यक्ति साइन लेगा। और इसमें थर्ड और लास्ट पॉइंट एक आप ऐड कर लीजिए, क्या है कि गिरफ्तारी की सूचना, अब जो गिरफ्तार हो गया है वो कैसे देगा, उसको तो पता नहीं कि मैं गिरफ्तार हो गया हूं, तो गिरफ्तारी की सूचना वो अधिकारी कौन करेगा, गिरफ्तारी की सूचना पुलिस ऑफिसर किसको देगा, किसी रिश्तेदार को देगा, किसी रिश्तेदार को, किसी रिश्तेदार को देगा। एक एक धारा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं आज, बहुत गंभीरता से आप इसको सुनिएगा और बहुत गंभीरता से इसको आप देखिएगा। समझ में आ रही है बात? अच्छा, कोई बात नहीं बेटे, क्या देगा, ठीक है, क्लास चल रही है, बताओ। हाँ, हाँ, विटनेस क्या होता है? हाँ, हाँ, सिविल पुलिस में उठा लेती है तो उसको अपनी पहचान तो उजागर करनी पड़ेगी। हाँ, स्पष्ट पहचान धारण करेगा, ठीक है। अगर मान लिया सिविल पुलिस में है या कुछ आदेश है तो प्रॉपर अपना आई कार्ड वगैरह प्रॉपर दिखाया जाएगा कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, इत्यादि इत्यादि। तो सेक्शन 36 क्या है, आपकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया है, प्रोसेस है, और गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के कर्तव्य हैं। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है हमारा वो है सेक्शन 38। क्या है? सेक्शन 38। सेक्शन 38, सेक्शन 38 क्या है? अब जो गिरफ्तार हो चुका है व्यक्ति, आपको पता है गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण भी मौलिक अधिकारों में से एक है, फंडामेंटल राइट्स में से एक है, कि जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो उसको गिरफ्तारी के रीजंस, आधार बताए जाएंगे कि वाई वी आर अरेस्टिंग यू, हम आपको क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट, जब वह गिरफ्तार होगा तो यात्रा के समय को छोड़ करके 24 गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर उसको किसी मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। यह बात बहुत जरूरी है। ये अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके मौलिक अधिकार का, उसके
मूल अधिकारों का, उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन माना जाएगा। और थर्ड वन इज कि वह अपने पसंद के वकील से सलाह ले सकता है, ये उसका मौलिक अधिकार है। हाँ ये उसका, हाँ ये उसका मौलिक अधिकार है। हाँ जो भी टीम उठाएगी वो पहले बताएगी। हाँ सब पता लगेगा, अभी रुकिए आप, सब चीजें। हाँ सेक्शन 38 को ध्यान से देखना है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का पूछताछ, पूछताछ के दौरान आपने देखा होगा, पूछताछ मतलब इन, एक वो होता है इंटेरोगेशन, जिसको क्या कहा जाता है, इंटेरोगेशन। आपने देखा होगा जो हॉलीवुड की मूवीज रहती हैं, जब किसी को पुलिस गिरफ्तार करके केबिन टाइप में बिठाती है तो वो कहते हैं कि मेरे लॉयर को बुलाओ, पहले मैं अपने लॉयर से बात करूंगा। तो ये है अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार। तो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के, पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के वकील से, अपनी पसंद के वकील से, अपनी पसंद के वकील से मिलने का अधिकार, से मिलने का अधिकार, कि भाई मेरे को अपने पसंद के वकील से मिलना है, तो कोई भी उसको मिलने से रोक नहीं पाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अपने पसंद के वकील से मिलने का अधिकार है गिरफ्तार व्यक्ति को। कब? पूछताछ के दौरान, पूछताछ के दौरान, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, पूछताछ के दौरान। उसके बाद अगला सेक्शन जो हमको ध्यान रखना है और जो काफी जरूरी आपका हो सकता है वो है सेक्शन 39। सेक्शन 39 है नाम और पता न बताने पर गिरफ्तारी। नाम और पता, नाम और पता, नेम एंड एड्रेस, नेम व एड्रेस, नेम और एड्रेस न बताने पर, न बताने पर गिरफ्तारी, ये बहुत जरूरी है। ये ना आपको ध्यान रखना है। 35 बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, 35 हमने देखा था। उसके बाद ये 38 39 ध्यान रखना है, क्योंकि इनका संबंध अभी अगली वाली धारा से आएगा। एक बार ओ, अरे हाँ सब प्रश्न हो जाएंगे, आप चिंता मत करो। जब आपका सिलेबस ये विनायक 2.0 का पूरा हो जाएगा ना, आप कोई भी प्रश्न लगा करके देखना। मुझे पूरी उम्मीद है आपके 100 में से, अगर 100 प्रश्न लगाओगे ना, तो 100 में से 100 प्रश्न आपके हो जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ रीमा बेटे वो करवाएंगे, आप चिंता मत करो, करवाएंगे। मैं ना भी एक ही साथ सारी चीजें करवाऊंगा, मुझे और भी चीजें करवानी है। नाम और पता न बताने पर गिरफ्तारी। तो यहां पर एक बात है, मूल बात ये लिख लो, इतना ही ज्यादा, मतलब इसको बढ़ाते नहीं है। नाम और पता नहीं बताता तो इसमें एक पॉइंट आप लिख सकते हो कि यदि, यदि पुलिस अधिकारी, यदि पुलिस अधिकारी, है ना, यदि पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में, यदि पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में, प्रेजेंस में ना, प्रेजेंस में, यदि पुलिस अधिकारी की प्रेजेंस में असंज्ञेय अपराध करता है, क्या करता है? असंज्ञेय अपराध। असंज्ञेय अपराध मतलब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, असंज्ञेय अपराध करता है। हम्म, असंज्ञेय अपराध करता है और नाम व पता पूछने पर नहीं बताता या गलत बताता है। नाम व पता पूछने पर, पूछने पर नहीं बताता या गलत बताता है, या गलत बताता है तो, या गलत बताता है तो, या गलत बताता है तो नाम और पता जानने के लिए, नाम और पता जानने के लिए
उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है, उसे गिरफ्तार किया जा सकता है यदि कोई व्यक्ति किसी पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में, प्रेजेंस में कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मींस ऐसे ऑफेंसेस जिनमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती है। बट अगर कोई पुलिस के प्रेजेंस में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है और पुलिस उससे उसका नाम और पता पूछती है और वह डिनाई कर देता है कि मैं नहीं बताता या गलत बताता है, तो सही नाम और सही पता जानने के लिए पुलिस असंज्ञेय अपराध के मामलों में भी उसको गिरफ्तार कर सकती है, या इनडायरेक्टली आप कह सकते हो कि असंज्ञेय मामलों में भी बिना वारंट के उसको गिरफ्तार किया जा सकता है नाम और पता जानने के लिए। ठीक है, इस चीज को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। हाँ सुनाएंगे, चलो शायरी सुनाएंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सेक्शन 40 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। सेक्शन 40, देखो आपको एक बात बताऊं मैं, खाली पुलिस ही किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती है, कि गिरफ्तार करने का अधिकार केवल और केवल पुलिस के पास है, नहीं। पुलिस के अलावा भी आप भी किसी को गिरफ्तार कर सकते हो, मैं भी किसी को गिरफ्तार कर सकता हूं, बट थोड़ी सी बाध्यताएं हैं। सेक्शन 40 में डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि क्या कोई प्राइवेट व्यक्ति मतलब कि जो सरकारी सेवक नहीं है, जो लोक सेवक नहीं है, उसको प्राइवेट व्यक्ति बोला जा रहा है। जन सामान्य आम आदमी भी किसी को गिरफ्तार कर सकता है, तो आपको बोलना पड़ेगा यस, आम आदमी भी, प्राइवेट व्यक्ति भी किसी को गिरफ्तार कर सकता है। मुझे थोड़ा सा लगता है कि यह जरूरी धारा है, इसकी संख्या आप थोड़ी सी ज्यादा याद रख लें। में क्या है, प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी, प्राइवेट व्यक्ति द्वारा किसी को अरेस्ट किया जाना, है ना, अरेस्ट, गिरफ्तार किया जाना, गिरफ्तार किया जाना। हाँ, प्राइवेट व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना, सीधे पूछेगा तो आपको बोलना पड़ेगा कि प्राइवेट व्यक्ति भी किसी को गिरफ्तार कर सकता है। हाँ हाँ हाँ, अभी पढ़ते रहिए, ध्यान से सब चीजें पढ़ते रहिए। प्राइवेट व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। तो यहां पर आपको पॉइंट लिखना है, आपको पॉइंट लिखना है कि यहां पर एक पॉइंट लिखिए, इस पॉइंट में यहां पर यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है ना, अपराध करता है, ऑफेंस करता है, और अपराध कैसा होना चाहिए, गैर जमानती है, मतलब कि ऐसा अपराध किसी व्यक्ति ने कर दिया जो गैर जमानती है, नॉन बेलेबल है ना, नॉन बेलेबल है, ऐसा ऑफेंस कर दिया है, और साथ में उसने क्या कर दिया है, साथ में उसने संज्ञेय अपराध कर दिया है। कैसा, संज्ञेय अपराध, संज्ञेय मतलब कॉग्निजेबल, कॉग्निजेबल, कॉग्निजेबल ऑफेंस कर दिया है। एक कंडीशन तो ये है, यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है नॉन बेलेबल ऑफेंस या आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस, और साथ में या यही व्यक्ति क्या है, आपका फरार है, कैसा है, ये आपका इनामी इनामी अपराधी है, कैसा है, इनामी अपराधी है, इनामी अपराधी है। यदि ये व्यक्ति इनामी अपराधी है तो इन कंडीशन में तो इस व्यक्ति को किसी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा, इस व्यक्ति को किसी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को प्राइवेट, ऐसे तो इस व्यक्ति को किसी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है, प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है, बट बाध्यता होगी, है ना। एक इंपॉर्टेंट नोट है, एक इंपॉर्टेंट नोट है, प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी करने के बाद
प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी करने के बाद, प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी करने के बाद, प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी करने के बाद 6 घंटे के भीतर भीतर, 6 घंटे के भीतर उसे, उस अपराधी को, उसे, उस अपराधी को, उस अपराधी को पुलिस ऑफिसर को, पुलिस अधिकारी को सौंपना होगा, पुलिस अधिकारी को सौंपना होगा, पुलिस अधिकारी को सौंपना होगा, पुलिस अधिकारी को सौंपना होगा। ठीक है, बात समझ में आई? एक बार थम्स अप करके बताओ मुझे। हाँ, संज्ञेय अपराध का उदाहरण, संज्ञेय अपराध का उदाहरण जैसे गंभीर अपराध जो होते हैं, गंभीर अपराध जैसे हत्या हो गया, लूट हो गया, ठीक है, मर्डर हो गया, इत्यादि इत्यादि। मेन चीज इसमें है, अगर आप देखना चाहते हैं जैसे संज्ञेय अपराध के बारे में आपको देखना है तो मैं आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास करता हूँ। देखो मैं बीएनएसएस उठा लेता हूँ। देखो ये मैंने आपकी बीएनएसएस उठा ली, देखो कितनी मोटी किताब है ये, बीएनएस से भी मोटी बुक है ये। तो इसमें ना हम चलते हैं वहां पे जो आपकी वो दे रखी हैं। हाँ, तो देखो जैसे संज्ञेय अपराध है। हाँ हाँ, तो इस लिस्ट में प्रॉपर दे रखा है कि कौन सा अपराध संज्ञेय होगा, क्या संज्ञेय होगा। जैसे जैसे यहां पर लिखा है, देखो जैसे हमने लिस्ट बनाई थी प्रॉपर कि भाई पहले धारा है, फिर अपराध है, फिर उसका दंड है, उसके बाद संज्ञेय या असंज्ञेय है, उसके बाद जमानती है, गैर जमानती है, और किस न्यायालय में उसका विचारण होगा। तो देखो हमने पढ़ा था सेक्शन 65A1, सेक्शन 65(1) ऑफ आपका कौन सा, बीएनएस, 16 साल से कम आयु की स्त्री के साथ में रेप करना। तो 16 साल से कम आयु की लड़की के साथ यदि कोई रेप करता है तो इसके बारे में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है और ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, और इसका जो विचारण होगा वो सेशंस कोर्ट में होगा, सत्र न्यायालय में होगा, यानी जिला जज के न्यायालय में ये होगा। तो ये पूरा का पूरा स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर अपराध है, धारा है, इत्यादि सब चीजें यहाँ पर आपकी लिखी गई है। जैसे यहाँ पर और भी चीजें हैं, तो ये लिस्ट आप पूरी डाउनलोड करके इसमें आप देख सकते हैं। तो इस तरह की स्थितियां जो हैं वो सारी की सारी आपकी आ जाएंगी। हाँ, अच्छा सचिन पाल, मैं आर्मी में हूं, बहुत बढ़िया मेरे भाई, सैल्यूट है आपको। हाँ ठीक है, तो यहां पर मूल बात यह है कि प्राइवेट व्यक्ति भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है यदि उसके सामने कोई व्यक्ति नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस करे या वो इनामी अपराधी है, तो वह प्राइवेट व्यक्ति भी उस अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि गिरफ्तारी करने के 6 घंटे के भीतर, है ना, 6 आवर के अंदर अंदर उसको क्या करना होगा, उसको पुलिस ऑफिसर को सौंप देना पड़ेगा। ये बात आपको समझ लेनी है। उसके बाद सेक्शन 41, सेक्शन 41 मजिस्ट्रेटों द्वारा गिरफ्तारी। किसके द्वारा? मजिस्ट्रेट, जो आपके मजिस्ट्रेट होते हैं, मजिस्ट्रेटों द्वारा, मजिस्ट्रेटों द्वारा गिरफ्तारी, यानी कि जो मजिस्ट्रेट होते हैं आपके, और मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है कि मजिस्ट्रेट कौन कौन से होते हैं आपके। मजिस्ट्रेट कौन कौन से आपके होते हैं? तो मजिस्ट्रेट दो तरह के आपके होते हैं। मजिस्ट्रेट कौन से होते हैं बेटे? दो तरह के होते हैं। एक तो आपके न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं और एक आपके कार्यपालक मजिस्ट्रेट होते हैं, है ना। कार्यपालक मजिस्ट्रेट आपके होते हैं। तो न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी कि जुडिशियल, है ना, जिसमें क्या क्या थे आपके जुडिशियल में, कौन कौन थे आपके? आपका सीजेएम है, आपका एसीजेएम है, आपका जेएमएफसी है, आपका जेएमएससी है, या अगर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, आदि आदि। ये सब आपके कौन हो जाते हैं? ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो जाते हैं। और कार्यपालक कौन से होते हैं? इनको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स कहा जाता है। कौन से होते हैं? एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में कौन आ जाते हैं? आपके डीएम साहब हो गए, आपके एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गए, आपके सब डिविजनल मजिस्ट्रेट्स हो गए। तो ये भी गिरफ्तार कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह है कि यदि किसी दंडाधिकारी के सामने, मजिस्ट्रेट को हिंदी में कहा जाता है दंडाधिकारी, क्या कहा जाता है? हाँ सुनाएंगे, कहना गलत गलत सुनाएंगे आज, पक्की बात है। कुछ धाराएं में पढ़ा लूं फिर। यदि, हाँ यदि क्या है, यदि किसी मजिस्ट्रेट के सामने कोई अपराध करता है, यदि किसी मजिस्ट्रेट के सामने सामने या उसके अधिकार क्षेत्र में यदि
उसके अधिकार क्षेत्र में, यदि उसके अधिकार क्षेत्र में अपराध करता है ना, अपराध करता है, अपराध करता है, तो उसको मजिस्ट्रेट गिरफ्तार कर सकता है। मजिस्ट्रेट खुद से गिरफ्तार कर सकता है, तो मजिस्ट्रेट गिरफ्तार कर सकता है। इतनी शक्ति होती है, देखो कितनी शक्ति होती है। यही तो पावर है। और क्या पावर है? लोग कहते हैं ना पावर, तो चश्मा लगा के रोवेगी मैनू या ये पावर नहीं होती है, ये है असली पावर। देखो इसका इसका कितना सुंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। कोई मैजिस्ट्रेट होवे, कोई डीएम होवे, एडीएम होवे, एसडीएम होवे या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होवे, तो लोगों के हित के लिए काम करें। बहुत लोग जो हैं, मेरी प्रार्थना है जब दरोगा बन जाओगे ना, तो अहंकार तो छूने भी ना पावे। कोई अगर आ रहा है तो यद्यपि आप हाथ जोड़ करके सम्मान नहीं कर सकते, पर हृदय में हाथ जोड़ करके सम्मान करना है। तुरंत कोई रोता बिलखता आवे, हो सकता है वह दुष्टता कर रहा हो, पर फिर भी कहिए, है ना, पहले तो शब्दों से ही खूब आनंदित कर देवे उसको कि आप परेशान ना होइए, जो जो कानूनन आपकी सहायता बनेगी। ए भाई इनको पानी पिलाओ, कम से कम पानी पिलाओ थाने में। एक गुड पुलिसिंग का एग्जाम्पल दो आप, है ना, कि इनको पानी पिलाओ। बताओ अम्मा जी, माता जी, बताओ क्या बात है। ऐसे शब्दों का प्रयोग करें। अगर हम उम्र है तो बहन क्या मदद करूं, भाई क्या मदद करूं, ऐसे आत्मीय शब्दों का प्रयोग करें। पहले उसको सहज करें। पुलिस की वर्दी देख के और आंखें निकाल करके क्या करता है, वो अपना दुख क्या बताएगा बेचारा। डरते हैं लोग, घबराते हैं पुलिस से। आप लोग भी तो अभी ऐसी अवस्था में हैं, आप लोग भी आज थाने में चले जाए, थोड़ी घबराहट होती है। तो बहुत आत्मीय ढंग से कम मरें तो कम दो चार आदमी का कल्याण करके तो मरें। तो ये शक्ति अगर मिले तो शक्ति जो मिले वो दूसरों के लाभ के लिए मिले। आगे अगला हमारा, अगली धारा हमारी कौन सी है? अगली धारा है हमारी सेक्शन 42। सेक्शन 42, सेक्शन 42, सेक्शन 42 क्या कहता है कि सशस्त्र बलों, सशस्त्र बलों, सशस्त्र बल कौन से हैं भैया? सशस्त्र बलों, सशस्त्र बलों यानी आर्मड फोर्सेस, आर्मड फोर्सेस। जो आर्मड फोर्सेस हैं, मैंने कई बार आपको बता रखा है, कई बार आपको समझा रखा है, कई बार आपको सिखा रखा है कि आर्मड फोर्सेस का जब भी नाम आएगा तो आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स के रिगार्डिंग सब चीजें होंगी। तो यहां पर सशस्त्र बल को, सशस्त्र बलों के जो क्या है सदस्य हैं, के सदस्यों की, मेंबर्स, है ना, कि उनकी आप गिरफ्तारी नहीं कर सकते हो व्हेन दे आर ऑन देयर ड्यूटी। अगर कोई आर्मी पर्सनल है, कोई नेवी पर्सनल है, कोई एयरफोर्स पर्सनल है, तो बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर परमिशन के यू कांट अरेस्ट एनी आर्मर्ड फोर्सेस पर्सनल। सदस्यों का गिरफ्तारी से संरक्षण, का गिरफ्तारी से संरक्षण, गिरफ्तारी से संरक्षण, कि आप उनको, है ना, और इसमें मूल बात ये लिखी जाएगी कि हाँ, कि इन सदस्यों को, है ना, सदस्य जो मेंबर हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन सब चीजें चलती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की पूर्व अनुमति के बिना अगर इनको गिरफ्तार भी करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अनुमति लेनी पड़ेगी। पूर्व अनुमति के बिना, सेंट्रल गवर्नमेंट की पूर्व अनुमति के बिना इन्हें अरेस्ट नहीं किया जा सकता जब ये अपनी ड्यूटी पर हो। अरेस्ट नहीं किया जाएगा, अरेस्ट नहीं किया जाएगा व्हेन दे आर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज, नहीं किया जाएगा जब ये अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हो, अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो। जब ये अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म कर रहे हो तब इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और विशेषकर कौन कौन सी धाराओं में इनको संरक्षण दिया जा रहा है, तो आपको ध्यान रखना है सीधे किन धाराओं में, विशेषकर किन धाराओं में, विशेषकर किन धाराओं में गिरफ्तारी नहीं होगी, विशेषकर किन धाराओं में, विशेषकर किन धाराओं में गिरफ्तारी नहीं होगी। आप एक चीज समझो, बताऊं आपको मैं, जैसे कोई आईएएस बनता है, कोई आईपीएस बनता है, डीएम मतलब आपका पीसीएस बनता है, पीपीएस बनता है, तो लगभग 1.5 से 2 साल तक की ट्रेनिंग होती है। तो उसमें होता क्या है,
उसमें यही सब चीजें सिखाई जाती हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिखाया जाता है, ये सारे एक्ट्स पढ़ाए जाते हैं कि तुम्हारी ड्यूटीज क्या है, तुमको क्या करना है, पूरा का पूरा प्रशासनिक ढांचा समझाया जाता है, पूरा एग्जीक्यूशन समझाया जाता है, पूरे भारत से अवगत कराया जाता है। ठीक है। हाँ हाँ, नहीं, आर्मड फोर्सेस में सीएपीएफ नहीं आएगा। हाँ, सीएपीएफ नहीं आता, सीएपीएफ इज अ डिफरेंट थिंग। तो किन धाराओं में, विशेषकर किन धाराओं में गिरफ्तारी से संरक्षण है, गिरफ्तारी से संरक्षण है, विशेषकर किन धाराओं में गिरफ्तारी से संरक्षण है? तो आपको सीधे बोल देना है कि धारा धारा 35, धारा 35 जहां क्या है, जहां पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार करती है, पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट करती है, ये हम देख करके आ गए हैं। और कौन सी धारा में? धारा 39 में नाम पता, नाम और पता न बताने पर, नाम और पता न बताने पर इस धारा में बिल्कुल टच नहीं किया जाएगा। ठीक है। और धारा आपकी 41, यानी कि आपकी धारा आपकी 41 देखी थी हमने, मजिस्ट्रेटों द्वारा गिरफ्तारी, तो मजिस्ट्रेटों द्वारा भी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, मजिस्ट्रेटों द्वारा गिरफ्तारी, मजिस्ट्रेटों द्वारा गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। तो विशेषकर इन 3 धाराओं में संरक्षण प्राप्त है। बात समझ में आई? एक बार थम्स अप करके बताना, एक बार थम्स अप करके बताना, जहां पर जितनी डिटेलिंग की जरूरत है। बिल्कुल इस बार यूपीएसआई पार होगा। हाँ, ये तो चीजें होती रहती हैं, कचहरी वगैरह में लोगों की आपसी झड़प रहती है, ऐसा नहीं होना चाहिए, व्यक्ति को सहृदय होना चाहिए। हाँ, जो जितना व्यक्ति भावुक होता है ना, ऐसा नहीं समझना कमजोर होता है वो। हाँ, वो कमजोर नहीं होता है, बहुत शक्ति संपन्न होता है वो। आवश्यकता पड़ने पर वह शीश दे भी सकता है और शीश काट भी सकता है, ऐसी स्थिति बन जाती है। यहां पर सेक्शन 42 में लिखा है कि जो आर्मड फोर्सेस के सदस्य हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं करी जाएगी। किन मामलों में? विशेषकर धारा 35 में, जहां पर पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। सेक्शन 39 नाम और पता न बताने पर गिरफ्तारी वाली धारा थी, और सेक्शन 41 मजिस्ट्रेटों द्वारा गिरफ्तारी, जब जब वो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म कर रहे हैं, अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, और अगर करना भी पड़े तो सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर परमिशन उनको लेनी पड़ेगी। ये सेक्शन 42 है। डायरेक्टली पूछने की कोशिश कर लेगा कि गिरफ्तारी से संरक्षण कौन सी धारा में है। हाँ हाँ। दरोगा जी बरेली वाले बोल रहे हैं कि सर, जिसने मेरे मम्मी पापा को डिसरेस्पेक्ट किया है उनका मैं बैंड जरूर बजाऊंगा। एक 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 छोटी सी, 1 मिनट, सब प्लीज रुक जाओ। एक भैया हैं, वो बोल रहे हैं, दरोगा जी बरेली वाले नाम से आईडी है, वो कह रहे हैं कि सर, जिसने मेरे मम्मी पापा को डिसरेस्पेक्ट किया है, दरोगा बनने के बाद उसका बैंड जरूर बजाऊंगा। एक क्वेश्चन का आंसर देना, दरोगा बनने के बाद जिसका आप बैंड बजाओगे, क्या वो किसी का पिता नहीं होगा? बदला बदले को ही जन्म देता है, क्षमा क्षमा को जन्म देती है। बहुत गहरी बात कही है मैंने, बात समझ में आई? एक आईपीएस नवनीत सिकेरा हुए हैं, मुजफ्फरनगर में उनकी पोस्टिंग थी, अभी भी वो सेवारत हैं। उनके पिता के साथ में भी किसी अधिकारी ने बदतमीजी करी थी, फिर वो आईपीएस बने। पर वो अधिकारी जब उनके सामने आया तो उनके पिता ने कहा, नहीं, क्षमा। तो बी ए ग्रेट पर्सन बाय योर हार्ट, बाय योर कैरेक्टर। अपने माता पिता का आप इतना सम्मान करो, उनके लिए सब सुख इकट्ठे कर दो कि सब भूल जाएं वो। जिस दिन आप दरोगा बन जाओगे, सब भूल जाएंगे आपके माता पिता। चलिए, बहुत बढ़िया। उसके बाद हमारा क्या आ जाता है? सेक्शन 43 आ जाता है, सेक्शन 43 आ जाता है। सेक्शन 43 क्या बोलने की कोशिश करता है? सेक्शन 43 बोलता है गिरफ्तारी कैसे होगी, बस इतना ही, गिरफ्तारी का तरीका है, गिरफ्तारी कैसे होगी, यही बात लिखी गई है वहां पर। गिरफ्तारी कैसे होगी, यानी कि यहां पर उस तरीके का जिक्र किया गया है। तो आपसे पूछेगा कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया या गिरफ्तारी कैसे होगी, उस तरीके के बारे में कहां लिखा गया है, तो आपको बोलना पड़ेगा सेक्शन 43 में उस तरीके के बारे में जिक्र किया गया है। हाँ
हाँ हाँ, ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद अगली धारा पर चलते हैं, जिस धारा को जितना एक्सप्लेन करने की जरूरत है उतना एक्सप्लेन करेंगे। और उसके बाद यहां पर आ जाती है धारा 47। धारा 47 आ जाती है। धारा 47 किस संदर्भ में आपकी बात कर रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, अरेस्ट किया गया है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को, 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 हम्म, सीरियल से क्यों नहीं पढ़ाते हो? ये सीरियल से तो चल रहा है, एक एक धारा थोड़ी पढ़नी है, 531 धारा पढ़ोगे साल भर लगेगा मेरे भाई। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी का आधार बताना जरूरी है। गिरफ्तारी का आधार, कि भाई किन आधारों पर, किन बेसिस पर, है ना, गिरफ्तारी के कारण बताना जरूरी होगा। ठीक है, गिरफ्तारी के कारण बताने जरूरी है, ये सेक्शन 46 कह रहा है। और साथ में प्लस जमानत के अधिकार की जानकारी देनी जरूरी है, कि भाई तुमको इस मामले में बेल मिल सकती है कि नहीं। जमानत के अधिकार, है ना, जमानत के अधिकार, इन दोनों की, इन दोनों की, इन दोनों की जानकारी देना, इन दोनों की जानकारी देना जरूरी है। इन दोनों की जानकारी देना जरूरी है। यानी सेक्शन 47 में यह बात बोली जा रही है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है, हाँ हाँ, जो महत्वपूर्ण चीज है उन सबको ही बताया जा रहा है। हम्म, हाँ, ठीक है, जो महत्वपूर्ण चीज है उन्हीं को बताया जा रहा है। हाँ, तो ठीक है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण बताने होंगे, और साथ में यदि उसको बेल मिल सकती है तो उस जमानत के अधिकार की सूचना भी देनी जरूरी रहेगी। इन दोनों की जानकारी देना उसको जरूरी है। उसके बाद सेक्शन 48 हमारा कौन सा आ जाता है? सेक्शन 48। सेक्शन 48 में क्या जिक्र हमारा हो रहा है? सेक्शन 48 में है गिरफ्तार किए गए, हम्म, गिरफ्तार किए गए, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के दोस्त या रिश्तेदार को, या रिश्तेदार को गिरफ्तारी की जानकारी देना बाध्यकारी है। जानकारी देना बाध्यकारी है। बाध्यकारी का क्या मतलब है? बाउंड है, बताना पड़ेगा ही पड़ेगा। बाध्यकारी है, बताना पड़ेगा। ये बात यहां पर बता दी गई है सेक्शन 48 में, कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, या तो उसके किसी मित्र को या उसके किसी रिश्तेदार को उसकी गिरफ्तारी की जानकारी देना बाउंड है, बाउंड करती है, बताना पड़ेगा ही पड़ेगा। ये सेक्शन 48 आपका जिक्र कर रहा है। हाँ हाँ, फिर उस पर कार्रवाई होगी, फिर उस पर कार्रवाई होगी। हाँ, बिना बताई कर ली तो मौलिक अधिकारों का हनन है, फिर उस पर बाकी आगे की कार्रवाई होगी। कोर्ट अपने हिसाब से उन चीजों को देखेगा। बिल्कुल। नहीं, अर्पिता चौधरी देख रहे हैं बेटे, सबके कमेंट देख रहे हैं, पढ़ाने पर ज्यादा गौर कर रहे हैं। हम्म हम्म, ठीक है, फटाफट देखते रहिए। चीजों को करना है हमको और चीजों को समझना है। कहीं पर भी दिक्कत आए तो मुझे बताना आप। उसके बाद हमारा आ जाता है सेक्शन 49। सेक्शन 49 सिंपल एक बात लिख लो, कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की तलाशी, कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है, अरेस्ट किए गए व्यक्ति की तलाशी, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की तलाशी,
गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की तलाशी, कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है उसकी तलाशी जो है, उसकी तलाशी जो है, हाँ पुलिस प्रणाली वो सर, वो नवीन सर समझाएंगे। पुलिस प्रणाली है ना, जो पुलिस प्रणाली है और जो जीएस वगैरह के टॉपिक है, तो नवीन सर उनको बताएंगे। हाँ हाँ सर, हम एसटीएफ वाले सादे वस्त्रों में गिरफ्तार कर लाते हैं, तो आप अपनी पहचान तो स्पष्ट बताते होंगे, नहीं बताते होंगे? हाँ हाँ, नोट्स अगर आप बनाना चाहें तो बना लें, नहीं तो आपको ये बोर्ड पीडीएफ भी मिलेगी और हैंड रिटन पीडीएफ भी मिलेगी। बिल्कुल संविधान में है, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अपनी पहचान तो जरूर बताते होंगे, नहीं बताते होंगे? ठीक है, तो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की तलाशी के संदर्भ में यहां पर बात हो रही है। उसके बाद सेक्शन 53, सेक्शन 53 किस संदर्भ में बात कर रहा है? सेक्शन 53 आपका बात कर रहा है कि गिरफ्तार व्यक्ति का मेडिकल, ठीक है, बस सीधे सीधे गिरफ्तार व्यक्ति का मेडिकल ऑफिसर द्वारा, मेडिकल ऑफिसर, अस्पतालों में जो डॉक्टर होते हैं ना, उनको मेडिकल ऑफिसर की संज्ञा दी जाती है। वो चिकित्सा अधिकारी होते हैं, है ना, वो आयोग से आते हैं, पीसीएस, ये जो आपका पब्लिक सर्विस कमीशन होता है ना राज्य का, इससे होते हैं, वो इससे आते हैं। चिकित्सा अधिकारी द्वारा मेडिकल किया जाना, अधिकारी द्वारा ना, मेडिकल ऑफिसर द्वारा क्या किया जाना? परीक्षण किया जाना, परीक्षण, परीक्षण यानी कि मेडिकल किया जाना, इस धारा के अंतर्गत वो प्रक्रिया होती है, मेडिकल किया जाना। क्या किया जाना? मेडिकल किया जाना, ये बात आपकी बताई जा रही है सेक्शन 53, कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा, अभी 53 तक ही आए हैं, आ गए, पहुंच गए, सारी धाराएं थोड़ी ही करनी है सर। वो पिस्टल देख के जाना जाता है, जान जाता है। हाँ ठीक है, पिस्टल देख के जान जाता है। ये तो देखो, ये तो सब बातें कैसी हैं, ये सब बातें लिखा पढ़त की हैं। वास्तविक स्थिति कौन सी है? आप डराया मत करो। जिसको उठाना, यदि कोई साधारण व्यक्ति है ना, तो उसको खूब प्रेम से ले जाया करो, ज्यादा नहीं कि अब तो चल भाई तेरी तुझे पुलिस वाले पूरा चाड़ा काट देते हैं, तो ऐसा। हाँ हाँ, अभी सबकी बात सुनी जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो सेक्शन 53 में आ गए। उसके बाद यहां पर क्या है? उसके बाद सेक्शन 54 में, सेक्शन 54 में है गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त। शिनाख्त मतलब एक तरह से पहचान, गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त, जहां पर जो चीजें जितने स्तर तक और जितनी गहराई से बताई जानी जरूरी है, उसी स्तर से चीजों को बताया जा रहा है। हाँ ठीक है, तो गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त, शिनाख्त मतलब एक तरह से पहचान, कि उसकी पहचान करना, भाई किसको उठा लाए हैं, कि किसको उठा लाए हैं। तो सीधे पूछेगा कि भाई गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त के संदर्भ में बीएनएसएस की कौन सी धारा में, बीएनएसएस की कौन सी धारा में जिक्र किया गया है, तो आपको सीधे बोलना पड़ेगा कि सेक्शन 54 में इस बात का जिक्र किया गया है, सेक्शन 54 में इस बात का जिक्र किया गया है। अब क्योंकि अगली धारा थोड़ी सी बड़ी समझानी है, तो मैं अगला पेपर यहां पर ले लेता हूं। देखो कौन बोल रहा था 53 के पहुंचे, देखो अब जंप देखना। सेक्शन 58, सेक्शन 58 क्या है? सेक्शन 58 क्या है? गिरफ्तार व्यक्ति, गिरफ्तार व्यक्ति, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार व्यक्ति को यह है कि 24 घंटे के अंदर अंदर, 24 घंटे के अंदर अंदर, हाँ, तलाशी, तलाशी लेने का मतलब, तलाशी लेते हैं ना कि सर्च, सर्च करना, 50 है ना, सर्च, तलाशी में सर्च करना, उसको देखना उसके पास क्या क्या सामान मिल रहा है, सर्च करना उसको, किसी जिस जिस व्यक्ति को हमने अरेस्ट किया है उसको सर्च वगैरह करना, देखना कि उसके पास क्या क्या है, क्या क्या सामान है, इत्यादि इत्यादि बातें उसके संदर्भ में आपकी आती हैं। तो यहां पर आपका लिखा गया है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति लिखते हैं, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को, किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के, गिरफ्तारी के 24 घंटे, ये तो मूलाधिकार भी है,
24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने मजिस्ट्रेट के सामने मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है। पेश करना जरूरी है। पेश करना जरूरी है। मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है। ये तो मौलिक अधिकार भी है। 24 घंटे के। अब सपोज करो क्या बात है कि अगर पुलिस ने लोकल से ही उठाया है, यानी कि जो वारंट निकला है, उस वारंट को एग्जीक्यूट किया है लोकल में ही, 10 20 30 किलोमीटर के दायरे में, तो पॉसिबल भी है। बट आप जब दरोगा बन जाओगे, आप में से जो पुलिस में है उन लोगों को, हाँ हाँ, उन लोगों को ये बात पता होगी कि जब किसी कोर्ट से कोई वारंट निकलता है तो उसका एग्जीक्यूशन भारत के किसी भी कोने में हो सकता है। मान लिया जिसके नाम का वारंट निकला है वो यूपी से निकला है और वो पड़ा हुआ है अंडमान एंड निकोबार, तो पुलिस अंडमान एंड निकोबार ही जाएगी उसको उठाने, वहीं पहुंचेगी। लोकल पुलिस को पहले बताएगी, कोऑर्डिनेट करेगी, देन वहां से उठा के लाएगी। तो अब आप सोचो कि अगर कोई अंडमान निकोबार जाके छुपा हुआ है तो 24 घंटे में वह व्यक्ति कैसे आ सकता है? आप बोलोगे 24 घंटे ज्यादा हो जाएंगे, वो एकदम बोलने लगेगा 24 घंटा 1 सेकंड, तुमने मेरे मौलिक अधिकार का हनन कर दिया। तो पुलिस चपाट मारेगा, सुन, 24 घंटे के अंदर तुझे 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 मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करना जरूरी है। बट वहां पर यह लिखा हुआ है कि यात्रा का समय इसमें जोड़ा नहीं जाएगा। इसमें जोड़ा नहीं जाएगा। यात्रा का समय इसमें काउंट नहीं होता है, नहीं जाएगा। यात्रा का समय इसमें जोड़ा नहीं जाएगा। यानी कि जो आपका यात्रा का समय है ना, ट्रेवल 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 का जो समय है वो काउंट नहीं होगा। समय काउंट नहीं होगा, काउंट नहीं होगा। ये अंग्रेजी माध्यम वाले बच्चों के लिए थोड़ी सी सहूलियत हो सकती है। तो सेक्शन 58 ये एक तरह के मौलिक अधिकारों की भी बात करता है। चपाट मारे यार, तो ज्यादा नेता मत बन। हाँ हाँ, बिल्कुल, आपको बिल्कुल पता होगा, इसके संदर्भ में ज्यादा जानकारी होगी। हम्म, आपको इसके संदर्भ में ज्यादा जानकारी होगी। ठीक है, समझ में आई बात? सर अगर दरोगा बन गए तो पुलिस चौकी मिलने के लिए कोई पेपर होता? हाँ, यूं पुलिस यात्रा में पर लोग पहुंचा देती है। हाँ ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। पुलिस बहुत खतरनाक होती है, पुलिस बहुत चालू होती है। किसी का इलाज करना होता है ना, तो 2 दिन पहले उठा लेंगे, पकड़ के तोड़ेंगे उसको। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, ये मौलिक अधिकारों का हनन है। बट राजनीतिक प्रेशर इतना ज्यादा होता है, पॉलिटिकल प्रेशर होता है, क्षेत्रीय नेताओं का प्रेशर होता है, वो ऊपर के अधिकारियों का प्रेशर होता है कि इस मामले को डिस्क्लोज करो, कैसे भी करके करो। तो पुलिस को जानबूझ करके बर्बर होना पड़ता है। और एक जो ये नींद नहीं मिलती, चैन नहीं मिलता, खाना नहीं है, पीना नहीं है, अधिकारियों की फटकार, नेताओं की फटकार, बीवी बच्चे नहीं है, जिंदगी में सुकून नहीं है, ये फ्रस्ट्रेशन निकलती है फिर कॉमन मैन पर लठ बजता है। तो मान लिया उठा लिया, तो 24 घंटे बाद या 48 घंटे बाद, मतलब कि वो मजिस्ट्रेट के सामने जब पेश करना है उससे 24 घंटे पहले की गिरफ्तारी दिखाते हैं। वो तोड़ते रहते हैं इतने पकड़ पकड़ के उसको। तो यहां तक की स्थिति आपकी हो जाएगी। ठीक है, यहां पे अध्याय आपका पूरा हो जाता है। यहां पर यह अध्याय आपका पूरा हो जाता है। अब आगे हम लोग चलते हैं अध्याय 6 की तरफ। जो ये सारी की सारी बातें यहां पर हो गई। अध्याय 6 जो है ना, वो समन और ये अध्याय 6 समन वगैरह और वारंट वगैरह, चैप्टर 6 जो है इस संदर्भ में बात करता है। इसमें थोड़ी सी जरूरी चर्चाएं हम लोग कर लेते हैं। कौन सा है? चैप्टर 6 है। चैप्टर 6 है। और चैप्टर 6 जो है वो बात करता है क्या, वो किस संदर्भ में बात करता है? हाजिर होना। हाजिर, हाजिर होना मतलब प्रेजेंट होना। हाजिर मतलब प्रेजेंट। कोर्ट जब किसी को बुलाता है, हाजिर हो, है ना, हाजिर हो, बुलाता है ना, जो मुहर्रिर रहता है, जो कोर्ट जो उसके साथ में रहता है, जज साहब के साथ में रहता है, अब वो, जी, विश्वकर्मा जयंती। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल विक्की, बिल्कुल ऐसा होता है। मेरे भी बहुत सारे दोस्त पुलिस में हैं। मैंने फोन करता हूँ, भाई यार पूछ मत, जिंदगी खराब है। तो मैं कहा भाई ठीक है, कम से कम उससे तो ठीक है कि रोजगार मिला हुआ है, बढ़िया। हाँ, तो हाजिर होने को विवश
विवश मतलब मजबूर करने वाली, विवश करने वाली आदेशिकाएं। आदेशिकाएं मतलब आदेश, आदेशिकाएं, ऑर्डर्स के बारे में यहां पर बात हो रही है। विवश करना मतलब मजबूर करने वाली, कि भाई कोर्ट में हाजिर होना ही पड़ेगा। आदेशिकाएं मतलब कि यहां पर ऑर्डर से बात हो रही है, मतलब कि एक तरह की आदेशिकाएं, ऑर्डर तो पूरी तरह से नहीं बोल सकते पर थोड़ा संदर्भ में ले सकते हैं। तो इसमें ना तीन भाग हैं, इसमें ना तीन भाग हैं, इस अध्याय में तीन भाग हैं। तो जो भाग एक है, पार्ट, जो पार्ट वन है, जो पार्ट ए है या पार्ट क है, ये समन्स के बारे में है। किसके बारे में है? समन्स के बारे में है। समन जिसको बोलते हैं, समन, बुलावा भेजना, ये समन के संदर्भ में है। तो सीधे अगर पूछे कि अध्याय 6 का भाग ए किससे रिलेटेड है, तो आपको सीधे सीधे पूछना पड़ेगा, आपको सीधे सीधे बोलना पड़ेगा कि भाई भाग ए जो है वो समन्स से संबंधित है, समन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? समन से रिलेटेड है, समन से, हाँ, समन से रिलेटेड है, समन से रिलेटेड है। तो अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको इसकी बताना शुरू करता हूं कि भाई कौन सा है, कैसे है। तो सेक्शन 63, सेक्शन 63, इसको थोड़ा सा ध्यान से रख लेना क्योंकि बहुत बेसिक सेक्शंस हैं। ये डायरेक्टली आपसे पूछने की कोशिश करेगा कि भाई समन का जो प्रारूप है वो कहां पर दिया गया है। क्या? समन का प्रारूप कहां पर दिया गया है? समन, समन्स, अंग्रेजी में इसको समन्स बोला जाता है। समन्स मतलब बुलावा, ठीक है, सीधे सीधे क्या है? बुलावा भेजना, है ना। भेजा है बुलावा ओ अपराध वाले, जल्दी से आ जा, है ना, सीधे कोर्ट भेजता है समन। मेरे पैरों में आज दर्द हो रहा है, कल स्थितियां बहुत अजीब थी। हाँ, पैर दुख रहे हैं, आज सुबह से पढ़ा रहे हैं। पैर को वजन कम करना पड़ेगा नहीं तो काम नहीं चलेगा। हाँ, अभी कितनी देर और लगेगी? बस चलो इस धारा के बारे बता रहा हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अभी क्योंकि जितने भी धारा हैं, एक लंबी सी क्लास लगा के खत्म कर दूं क्या सैटरडे को? बताओ। हम्म, सैटरडे को एक लंबी सी क्लास लगा के खत्म कर दूं क्या? हाँ सर, क्या एसटी कैटेगरी के लोगों को चौकी मिल जाती है? क्यों भाई, एसटी कैटेगरी के लोग सब इंस्पेक्टर नहीं होते क्या? उससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, जी सर, मैक्सिमम लोग कह रहे हैं हाँ सर। जी सर, सही रहेगा। और टाइप करा लाता हूँ सारा जो जो जरूरी है। ठीक है, फिर ऐसे ही करते हैं। अब इसकी नेक्स्ट क्लास जो लगाते हैं ना, वो सैटरडे में लगा लेते हैं, ठीक है। एक ही क्लास में इसको निपटा देंगे। और संडे को केसेस करवा देता हूँ सारे फिर। बोलो डन, बोलो डन, बोलो तो इसको निपटाते हैं फिर यहाँ पे। बताओ। हाँ, सैटरडे को ज्यादा नहीं, 3-3 साढ़े 3 घंटे में निपटा देंगे जो जो जरूरी चीजें हैं। ये कौन सा बैच है? ये विनायक 2.0 बैच है। चलो ठीक है, तो फिर डन करते हैं सब। नहीं समझ में आएगा, क्यों नहीं आएगा, समझ में है, बिल्कुल आएगा। जब यहां पर बैठे गुरुजी समझा रहे हैं तो समझ में आएगा। डन, डन बोलो, थम्स अप बोलो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास सैटरडे में लगाएंगे। इसको ध्यान रख लेना, ये क्या है? समन का प्रारूप है, ठीक है, समन का प्रारूप है। ये समन का प्रारूप क्या है? फॉर्म, है ना, कि किस तरह का रहेगा। यहां तक चीजों को करिए और यहां तक चीजों को समझने का प्रयास करिए। ठीक है, तो अब हम फिर अब 7 बजे नहीं मिलेंगे, हम एक बड़ी क्लास लगाएंगे सैटरडे को। और मैं टाइम बता दूंगा उसका आपको। सैटरडे को हम प्रज्ञान में नहीं लगाएंगे तो 4 बजे लगा लेंगे, ऐप पर ही लगा लेंगे, कोई इशू वाली बात नहीं है। 4 बजे से 7 बजे तक आपका वो सेशन रहेगा और सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको उसमें करवा दूंगा। ठीक है, ठीक है। और संडे को हम कर लेंगे आपका वो, तो संडे तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा चलो, चलो सुनाता हूँ। तुमने कहा था ना मुझे कि वो सुना, कहना गलत गलत, ये बोला था, बहुत दिन हो गए, चलो सुना देता हूँ। सर, मूल विधि से जीवन का मूल समझ गया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद।
मेरे को ऐसे ही बच्चे चाहिए। नो सर, रोज चलने दीजिए, फिर बहुत समय लग सकता है। हाँ, क्रैक 4 SSC एग्जाम, वास्तव में झंडू। पता नहीं क्या क्या बोलते रहते, झंडू बोल रहे हो हमको। देखो कई बार कमेंट दिखता नहीं है। बोलो बोलो क्या है, बोलो समझाओ क्या है, क्या प्रश्न है। देखो कि बहुत दिन से बच्चे कह रहे हैं, आप सब कह रहे हो कि सर वो सुनाओ, तो चलो सुना देते हैं। देखो कई बार क्या होता है ना कि दुनिया में ना बहुत तरह के कष्ट होते हैं। किसी को रोजगार नहीं मिलने का कष्ट है, किसी को शरीर में कष्ट है, किसी का मन परेशान रहता है, कोई घर में मतलब क्लेश वगैरह रहते हैं, इनसे परेशान रहता है, कोई अपनी इच्छाओं से परेशान रहता है। मतलब लाइफ में अलग अलग तरह की दिक्कतें हैं। बट उन दिक्कतों में जो सबसे बड़ी दिक्कतों में से एक है, वो है जिसको हम बहुत प्रेम करते हैं उसका यकायक बेवफा हो जाना। यकायक उसका बेवफा हो जाना, यकायक उसका बेवफा हो जाना बड़ा कष्ट देता है, बड़ा दुख देता है। हम्म। तो किसी एक नायक को ये पता चला है कि उसकी नायिका अब मानो बेवफा हो गई है, और अब वो उससे छुपते बचते हुए उस दूसरे से मिलने जाती है। यदि आपके हृदय में प्रेम का लेश भी होगा, चाहे वह सांसारिक प्रेम हो, चाहे वह आध्यात्मिक प्रेम हो, तो आपका दिल बैठ जाएगा इस बात को सुन करके। तो एक नायक है, वह इस बात को जान गया है कि उसकी नायिका अब किसी और से मिलने जाती है, बट वो उसके मुंह से सुनना चाहता है, और वो ये चाहता है कि ऐसा ना हो। वो पता उसको सब कुछ है, वो चाहता है कि मैं उससे पूछूं और वो मेरे को झूठी बोल दे, जिससे मेरा हृदय शांत हो जाए, ये भटके नहीं। तो वो जा करके पूछता है कि कहना गलत गलत, गलत गलत कह देना, जिससे मेरा हृदय चूर्ण ना हो जाए, असंख्य टुकड़ों में टूट ना जाए। कहना गलत गलत के छुपाना सही सही, कि सही सही जो बात है, जो जो हो रहा है होने दो, अब तुम चले गए तो चले ही गए, बट सही सही बात को छुपा लेना, गलत गलत कह देना, जिससे मेरा हृदय कुछ संतोष तो धारण करे। कहना गलत गलत के छुपाना सही सही। तो उसने पूछा, चलो ये मुझे एक बात बताओ कि कल रात तुम कहाँ थे। मैंने पूछा कि कल शब कहाँ थे। अब जब इतना प्रश्न पूछ लिया गया, मैंने पूछा कि कल शब कहाँ थे, अब सामने जिसके मन में चोर होगा, वह या तो दृष्टि फेर लेगा, या एकदम से गुस्सा हो जाएगा, या वह अगर संभाल नहीं पाएगा तो शर्मा जाएगा। और वो निष्ठुर हो चुका है बिल्कुल, वो सामने वाले के प्रेम को समझ नहीं रहा है। वो सच बोलने को तैयार है, पर प्रेमी ये बोलना चाहता है कि तुम गलत गलत कह देना। बट वो क्या कह रहा है सामने वाला कि मैंने पूछा कि कल शब कहाँ थे, पहले शर्माए फिर हंस के बोले, ऐसी बातें तुम क्यों पूछते हो जो बताने के काबिल नहीं है। तो मतलब कि सामने जो नायिका है, जो अब एक तरह से बेवफाई की पराकाष्ठा पर जा पहुंची, वो कहती कि ऐसी बातें तुम क्यों पूछते हो जो बताने के ला काबिल नहीं है। तो कहता है कि देवी ऐसी बात नहीं है, देवी ऐसी बात नहीं है, आप जो बोल रही हो वो ठीक नहीं है। तो सीधे ही बोला, ये खुले खुले से गेसु, जो बाल तुम्हारे रात्रि में परिणय करके आई हो, ये खुले खुले से गेसु, ये उड़ी हुई सी रंगत, तेरी सुबह कह रही है तेरी शाम का फसाना, कहना गलत गलत के छुपाना सही सही। बस ज्यादा नहीं सुना पाऊंगा मैं। हाँ चलिए ठीक है, बिल्कुल। चलिए अब मिलते हैं हम लोग शनिवार को, इस क्लास को कंप्लीट करेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, लव यू ऑल गाइस, बाय।